तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो एरल से, जो एक ऐसी फैंटेसी वाली दुनिया का वासी है जहां हर किसी को उनकी ऊपर बैठी गॉडेस एक क्लास का प्रसाद देती है। ये क्लास ही डिसाइड करती है कि तुम बड़े होगे क्या बनोगे, और ये सबको उनके 10th बर्थडे पर पता चलता है। आज हमारे एरल भाई का भी बर्थडे है, मतलब द बिग डे। उसके मम्मी पापा और बहन सुपर एक्साइटेड हैं। सब सपने देख रहे हैं कि एरल को क्या कूल क्लास मिलेगी, लेकिन अपना हीरो भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इस पूरे सिस्टम से। ब्रेकफास्ट के बाद सब फटाफट चर्च की तरफ निकलते हैं, जहां एक पंडित जी ऑल्टर के पास खड़े हैं और छोटे लड़कों को टच कर रहे हैं। भाई ये चीज यूनिवर्सल है क्या हर दुनिया में? कुछ तो गड़बड़ है। खैर, वो एक एक करके बच्चों को उनकी क्लास बताना शुरू करते हैं। कोई ब्लैकस्मिथ बन रहा है तो कोई शेफ। एरल की बहन उसे बताती है कि क्लास ना तुम्हारे पेरेंट्स की क्लास से भी इन्फ्लुएंस होती है, तो उसे तो पक्का कुछ सुपर कूल मिलने वाला है। जब एरल का नंबर आता है, वो पंडित जी के पास जाता है। सब लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं एकदम एक्साइटेड होके कि भाई इसको तो लेजेंडरी क्लास मिलेगी, क्योंकि इसकी मम्मी एक स्वॉर्ड सेंट है और पापा एक आर्च मैच। पंडित जी भी एक और लड़के को टच करने के लिए फुल एक्साइटेड है, लेकिन जैसे ही वो एरल के माथे पर हाथ रखते हैं, उनका सिस्टम ही हैंग हो जाता है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। आखिर में वो बेचारे एरल को एकदम पिटी वाली लुक देके बोलते हैं कि बेटा तुम बिना क्लास के पैदा हुए हो, लो हो गया कलेश। कुछ दिन बीत जाते हैं और एरल के पेरेंट्स उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा जॉब की टेंशन मत ले, तू हमेशा हमारे बेसमेंट में रह सकता है। नाइस पेरेंटिंग। लेकिन एरल को खुद की कोई चिंता नहीं है। वो अपनी फैमिली को बोलता है कि वो डिप्रेस नहीं है और बताता है कि वो बचपन से तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। दिन रात उसने अपनी स्किल्स इंप्रूव की हैं। हाँ, माना कि अगर उसे सोर्ड्समैन क्लास मिलती तो चीजें आसान हो जाती, लेकिन उसके बिना भी वो अपनी इतनी हार्ड ट्रेनिंग के दम पर, जो उसने अपनी ओवरपावर्ड मॉम के साथ की है, दुनिया में अपना रास्ता बना लेगा। उसकी फैमिली ये सुन के आराम की सांस लेती है और वो अकेले टाइम स्पेंड करने चला जाता है। तभी उसे ट्रेनिंग ग्राउंड से शोर सुनाई देता है। वहां वो देखता है कि दो बंदे आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और भले ही उनके बेसिक्स कमजोर लग रहे थे, सिर्फ सोर्ड्समैन क्लास का ठप्पा लगने से ही वो काफी अच्छे फाइटर्स बन गए थे। उनकी नजर एरल पे पड़ती है और वो पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। एरल जवाब देता है कि वो प्रैक्टिस करने आया है, जिसे सुन के वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक क्लासलेस बंदा कभी एक असली सोर्ड्समैन से नहीं लड़ सकता, और अपनी एबिलिटीज दिखाने के लिए एक दूसरे पर तलवारें चलाने लगते हैं। लेकिन एरल बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता और उनसे पूछता है कि मेरे साथ एक मैच हो जाए। उन लड़कों को लगता है कि एरल मजाक कर रहा है, बट मैच के लिए मान जाते हैं। मैच शुरू होने से पहले एक लड़का एरल से पूछता है कि उसके पास कम से कम डिवाइन प्रोटेक्शन तो है ना। क्लास के जैसे नहीं, डिवाइन प्रोटेक्शन सबको पैदा होते ही मिलती है। ये एक बैरियर की तरह है जो उन्हें चोट लगने से बचाता है, लेकिन ये खत्म भी हो सकता है, या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग बंदा इसे तोड़ भी सकता है। एरल हाँ में सर हिलाता है, जिसका मतलब था कि अब वो लड़का उस पे बिना उसे मारे के डर से फुल पावर से अटैक कर सकता है। लेकिन एरल उससे कहता है कि उसे उस जैसे बच्चों को हराने के लिए डिवाइन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही वो लड़का गुस्से से तिलमिला जाता है और एरल पर अपनी तलवार घुमा देता है। एरल आराम से उसके अटैक को रोक देता है, जिससे वो बच्चा शॉक हो जाता है और पागलों की तरह तलवारें चलाने लगता है। लेकिन एरल उसके हर एक अटैक को ब्लॉक और डिफ्लेक्ट कर देता है। लड़का डेस्परेट होने लगता है और उसका दोस्त पीछे से आके एरल को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अपना हीरो बहुत तेज है और टाइम रहता है साइड हट जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी मॉम के सामने ये लड़के तो कुछ भी नहीं है, तो शायद 2 on 1 अच्छा मैच होगा। ये सोचते ही वो उनकी तरफ बढ़ता है और एक लड़के की ठुड्डी पर तलवार के हैंडल से मार के उसे नॉकआउट कर देता है, जबकि दूसरा लड़का अपने दोस्त से टकरा के बैलेंस खो देता है और नीचे गिर जाता है। दोनों हारने के बाद रोने लगते हैं कि ये तो चीटिंग है। तभी एक लाल बालों वाला लड़का रिंग में एंटर करता है और दोनों इडियट्स को चुप होने के लिए कहता है, अगर ये बैटलफील्ड होता तो तुम दोनों अब तक मार चुके होते। एरल उसे नहीं पहचानता, लेकिन लाल बालों वाला लड़का उसे जानता है। वो सीधा उसके पास आकर उससे एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि एरल ने इन दोनों को इसलिए हराया क्योंकि उसके पास उसकी माँ सोर्ड सेंट से मिली हुई कुछ नेचुरल एबिलिटी है, लेकिन क्योंकि वो एक क्लासलेस लूजर है, वो कभी भी एक क्लास वाले बंदे के सामने नहीं टिक पाएगा जिसके पास बेसिक ट्रेनिंग भी हो। लाल बालों वाला लड़का आखिर में बताता है कि वो कैप्टन एवंस का बेटा है, जो विलेज गार्ड्स का लीडर है। एरल को अचानक कैप्टन याद आता है जब वो उसकी माँ के पास मदद के लिए आया था, लेकिन ये लड़का उस तगड़े आदमी जैसा दूर दूर तक नहीं लगता। लड़का रोने लगता है कि कैसे एरल की माँ को हमेशा सबसे स्ट्रांग माना जाता है, जबकि उसके पापा भी एक एक्सपर्ट सोर्ड्समैन है। तो आखिरकार ये दिखाने के लिए कि किसकी फैमिली बेटर है, वो एरल को फाइट में हराएगा। दोनों अपनी पोजीशंस लेते हैं और फाइनली मैच शुरू होता है। लाल बालों वाला लड़का फौरन अटैक करता है, कोशिश करता है कि जल्द से जल्द एक विनिंग ब्लो मार दे, लेकिन एरल तो बचपन से अपनी माँ के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और उसका डिफेंस भी एकदम टाइट है। उनकी स्पीड कमाल की है। वो ट्रेनिंग ग्राउंड में इधर से उधर टेलीपोर्ट होते हुए एक दूसरे को अटैक करते हैं, जिससे वो दो बच्चे जमीन पर पड़े पड़े शॉक हो जाते हैं। एरल को रियलाइज होता है कि भले ही लाल बालों वाला लड़का उन दो इडियट से काफी स्ट्रांग है, वो अपने गुस्से का इस्तेमाल करके लड़ रहा है, जिससे उसकी फाइटिंग में गड़बड़ी हो रही है।
एरल एक ओपनिंग ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन लाल बालों वाला लड़का उसके लिए तैयार है और अपनी स्पेशल एरियल स्लैशेस यूज करता है। एरल एक स्लैश तो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन दूसरी उसके सीने पर लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। एरल एकदम सरप्राइज हो जाता है और पूछता है, भाई ये क्या जादू था? लेकिन लाल बालों वाला लड़का कहता है कि ये एक स्किल है जो उसके जैसा क्लासलेस लूजर कभी नहीं सीख सकता। उस हार को कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एरल के अंदर एक नई आग जल उठती है। वो अपनी तलवार लेकर जंगल में जाता है और एक डमी टारगेट पर अकेले प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार वो उस ट्विन स्लैश को कॉपी कर लेता है जिसने उसे हराया था। इससे पहले कि वो सेलिब्रेट कर पाता, एक गॉब्लिन झाड़ियों से कूदकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो एरल का मुकाबला नहीं कर सकता। एरल पलटकर अपनी ट्विन स्लैश टेक्निक चला देता है, जिससे गॉब्लिन तुरंत जमीन पर गिर जाता है। वो अपनी नई सीखी हुई टेक्निक के बारे में एक्साइटेड फील कर रहा होता है, तभी जंगल के अंदर से एक तेज दहाड़ गूंजती है, जिससे एरल की रूह काम जाती है। वो तुरंत विलेज भागकर गार्ड्स को बताने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी उसे एक लड़के की चीख सुनाई देती है जो उसे रोक लेती है। उसे एहसास होता है कि वो लड़का मुसीबत में हो सकता है और जब तक गार्ड्स पहुंचेंगे बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए वो खुद जंगल में जाने का फैसला करता है। वो थोड़ी देर चुपचाप चलता है और आखिरकार उसे घायल लड़का दिखता है, जो वही लाल बालों वाला लड़का निकलता है जिसने उसे ट्रेनिंग में हराया था। लड़का बुरी तरह से पिटा हुआ लग रहा है, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा है और वो अपनी तलवार अपने दुश्मन की तरफ उठाए हुए है, जो कि एक बहुत बड़ा हॉबगॉब्लिन है। एरिल ने भी कभी असलियत में हॉबगॉब्लिन नहीं देखा था, क्योंकि वो कभी गांव के पास नहीं आते थे। वो सोचता है कि क्या उसे मदद के लिए भागना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो उस मॉन्स्टर को हराने के लिए स्ट्रांग इनफ है या नहीं। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि अगर वो चला गया तो लाल बालों वाला लड़का पक्का मर जाएगा। एरल आखिरकार अपना मन बना लेता है और हॉबगॉब्लिन के पीछे से चुपके से जाता है, और इससे पहले कि मॉन्स्टर लाल बालों वाले लड़के को खत्म कर पाता, एरल एक जोरदार ट्विन स्ट्राइक चला देता है जो गॉब्लिन को चीरते हुए उसे तुरंत मार देता है। लड़का हॉबगॉब्लिन को जमीन पर मरा हुआ देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो इस बात से शॉक था कि एरल ने वो अटैक कैसे इस्तेमाल कर लिया जो उसने सालों की ट्रेनिंग और अपनी क्लास के बूस्ट के बाद सीखा था। एरल उस लड़के को आराम के लिए थोड़ा होली वाटर देता है और तुरंत बाद वो लड़का एरल से पूछता है कि उसने ये कैसे किया। एरल जवाब देता है कि उसके अटैक का क्लास होने या ना होने से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी जिसके पास इनफ स्किल, स्पीड और पावर हो इसे कॉपी कर सकता है। वो समझाता है कि उसकी ट्विन स्लैशेस से हारने के बाद एरल ने उसे ध्यान से एनालाइज किया और बार बार प्रैक्टिस की ताकि वो उसके बेसिक्स को समझ सके, तो अब वो उस अटैक को जैसे चाहे वैसे बदल सकता है। लड़का अभी भी कन्विंस नहीं होता और एरल को एक मैच के लिए चैलेंज करता है, जिसे वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक ही टाइम पर अपनी एबिलिटीज यूज करते हैं। लड़के के सरप्राइज के लिए एरल ने ना सिर्फ उसके स्लैश को सक्सेसफुली ब्लॉक किया, बल्कि उसने एक तीसरा स्लैश भी जोड़ दिया जो लड़के को लगता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। कैप्टन का बेटा गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन एरल समझाता है कि वो किसी स्किल से बंधा नहीं है जिसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो उसकी आखिरी लिमिट सिर्फ उसकी पावर और स्किल है, जिसका मतलब है कि अगर वो काफी अच्छा है तो वो जितने चाहे उतने स्लैशेस जोड़ सकता है। लड़का वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है और एक और तेज लड़ाई शुरू करता है, लेकिन इस बार भी उसे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तीसरा स्लैश लगता है। वो एक बार फिर जमीन पर गिर जाता है और एरल जीत का ऐलान करके वहां से चला जाता है। पूरे 5 साल बीत जाते हैं उस दिन के बाद और हमारा हीरो ब्रिया जाने का सफर शुरू करता है, वो किंगडम जो अपनी तलवारबाजी के लिए जाना जाता है। उसकी माँ और कैप्टन एवंस दोनों ने ब्रिया से ही ट्रेनिंग ली थी और एरल उन्हीं की तरह बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना चाहता था। रास्ते में उसके साथ कुछ अनजान लोग हैं, जिनमें से 2 हाई लेवल के सोर्ड्समैन हैं। एक लड़का बारबेरियन क्लास का है, जबकि लड़की अपनी ड्यूअल विल्डिंग क्लास के लिए जानी जाती है। दोनों ब्रिया में अपनी स्किल्स को और अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। गाड़ी वाला उन्हें शांत होने के लिए कहता है क्योंकि वो सब एक ही जगह जा रहे हैं, लेकिन वो आदमी कुछ ज्यादा ही मिसोजिनिस्ट है और उस लड़की को वापस किचन में भेजना चाहता है। इससे पहले कि वो और बहस करते, गाड़ी वाला उन पर चिल्लाता है कि अपनी तलवारें तैयार कर लो, आगे मुसीबत है। एरल शांति से ऊपर देखता है और ऑक्स का एक झुंड अपने बड़े से लीडर के साथ उनका रास्ता रोके खड़ा है। उनका उन्हें जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं लग रहा। गाड़ी में बैठे दोनों बच्चे डर जाते हैं और बारबेरियन लड़के से उन्हें बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बारबेरियन अपने नाम की तरह एक नंबर का घटिया और डरपोक इंसान है, जो कहता है कि वो किसी और के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा, और गाड़ी से कूद के भाग जाता है। लड़की भी उसके पीछे पीछे भाग जाती है, ये कहते हुए कि इस दुनिया में सब अकेले हैं। गाड़ी वाला परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि क्या वो अपनी गाड़ी और पैसेंजर्स के साथ उस झुंड से तेज भाग सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एरर बिना एक शब्द कहे गाड़ी से नीचे उतरता है और मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने लगता है। ड्राइवर उसे पीछे हटने और अपनी जान बचा के भागने को कहता है, लेकिन एरल उसे आराम से इग्नोर करता है और पहले और की तरफ दौड़ के उसके दिल में तलवार घुसा देता है। ड्राइवर उसकी जबरदस्त स्पीड और एक्यूरेसी से शॉक हो जाता है, जबकि एरल तो भाई इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज कर रहा है। ऑक्स के सामने गायब हो रहा है और रीअपियर हो रहा है और उन्हें एक एक करके धूल चटा रहा है। बदकिस्मती से उसे चारों तरफ से ऑक्स का एक झुंड घेर लेता है, जिसका मतलब है कि अब वो अपनी डैश स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
लेकिन ड्राइवर के सरप्राइज के लिए एरल एक ऐसी लेजेंडरी टेक्निक यूज करता है जिसे कहते हैं ब्लेड डांस। मतलब भाई लिटरली एक बे ब्लेड की तरह गोल गोल घूमने लगता है और सबको एक ही झटके में साफ कर देता है। गाड़ी वाले को समझ नहीं आता कि एरल ये स्किल कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास वाली स्वॉर्ड्समैन यूज करती हैं और वो हमेशा लड़कियां होती हैं। लेकिन एरल जेंडर बेंडर बनने में विश्वास रखता है, इसलिए वो ऑर्क लीडर की तरफ दौड़ता है, उसके अटैक को एक्सपर्टली डॉज करता है, उसके ऊपर कूदता है और अपनी तलवार उसकी खोपड़ी में घुसा देता है और उसे तुरंत मार देता है। आखिर में वो हैरान परेशान ड्राइवर के पास वापस आता है और उससे ब्रिया का सफर जारी रखने को कहता है। तभी एक बच्चा उससे पूछता है कि उसकी क्लास क्या है, तो वो बस इतना कहता है कि उसकी कोई क्लास नहीं है, जिससे सब लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे 5 साल पहले जब उसने अपनी माँ तो अपनी नई सीखी हुई ट्विन ब्लेड स्किल दिखाई थी, तो उसकी माँ को लगा कि वो सपना देख रही है। लेकिन जब एरोल ने बताया कि वो हर स्किल को देखकर कॉपी करने की ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो खुशी से पागल हो गई और उससे स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास की सारी स्किल सिखाने का वादा किया। प्रेजेंट में उसे ड्राइवर जगाता है जो बताता है कि वो ब्रियस्ता द लैंड ऑफ स्वॉर्ड्स पहुंच गए हैं। एरोल गाड़ी से नीचे उतरता है और देखता है कि टाउन सेंटर लोगों से भरा पड़ा है जिनकी कमर पर तलवारें बंधी हैं। एरोल ड्राइवर की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो एक एडवांस लेवल का स्वॉर्ड्समैन है। पहले तो ड्राइवर कहता है कि वो बस एक गाड़ी वाला है, लेकिन एरोल जानता है कि सिर्फ अच्छे स्वॉर्ड्समैन ही उसके मूव्स को ऑन द स्पॉट पहचान सकते हैं। गाड़ी वाला मान जाता है कि वो होली नाइट क्लास से है, जो काफी अच्छी क्लास है, लेकिन वो लड़ाई झगड़े से बोर हो गया, तो वो कभी कभी एक नॉर्मल ड्राइवर बनकर चिल करना पसंद करता है। होली नाइट को एहसास होता है कि ये शायद एरोल का शहर में पहला टाइम है और उसे बताता है कि उसे सबसे पहले अपने लिए एक गिल्ड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिना गिल्ड के वो किसी भी टूर्नामेंट में नहीं लड़ पाएगा और इस शहर में टूर्नामेंट्स लड़ना और जीतना ही स्वॉर्ड्समैन के लिए अपनी वैल्यू प्रूव करने और पैसे कमाने का मेन जरिया है। एरोल जवाब देता है कि उसे पैसों की परवाह नहीं है, लेकिन वो यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन से लड़ना चाहता है। ड्राइवर उसे टॉक्सिक कॉर्पोरेट गिल्ड से बचने की सलाह देता है, क्योंकि वो उसकी आत्मा चूस सकते हैं और वो भी अच्छे तरीके से नहीं। इतना कहकर ड्राइवर वापस मुड़कर चला जाता है, जबकि एरोल शहर में घुस जाता है, अलग अलग लोगों को अपने गिल्ड्स का प्रचार करते, लोगों को हायर करते और स्वॉर्ड्समैन को अच्छे गिल्ड्स के लिए लाइन में लगते देखता है। रास्ते में वो एक ब्लॉन्ड लोली से टकरा जाता है जो तुरंत उसे चिपक जाती है, कहती है कि वो एक फेमस गिल्ड की मेंबर है और चाहती है कि वो उन्हें ज्वाइन करे। एरोल तुरंत उसे लेकर सावधान हो जाता है, क्योंकि वो मेंबर्स के लिए बहुत डेस्परेट लग रही थी, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन लॉली उसका पीछा नहीं छोड़ती और बार बार उससे उनका गिल्ड ज्वाइन करने के लिए परेशान करती रहती है। लेकिन एरोल कोई सिंप नहीं है और मना करता रहता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड कौन सा है, और वो ना चाहते हुए भी जवाब देती है कि शैडो ब्लेड गिल्ड अभी सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड्स में से एक है, क्योंकि उसके पास 8 ए क्लास स्वॉर्ड्समैन है। वो उससे डायरेक्शन पूछता है और तुरंत उस गिल्ड की तरफ चल देता है। उसे रास्ते में गार्ड रोकता है जो उसे टेस्ट के लिए रिसेप्शन की तरफ भेज देता है। रिसेप्शन में उसे नए स्वॉर्ड्समैन की एक लंबी लाइन मिलती है जो उस फेमस गिल्ड में घुसने के लिए अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है, जिससे एरोल भी एक्साइटेड हो जाता है, सोचने लगता है कि उसे कैसे कैसे कमाल के लोगों से लड़ने को मिलेगा। लेकिन जब उसकी रजिस्टर करने की बारी आती है तो रिसेप्शनिस्ट उस पर क्लासलेस लूजर होने के लिए हंसती है, कहती है कि सिर्फ एडवांस स्वॉर्ड्समैन क्लास वाले लोग ही गिल्ड ट्रायल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एरोल कहता है कि उसे यकीन है कि वो उनका ट्रायल पास कर सकता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे रजिस्टर करने से मना कर देती है। दुखी होकर वो वहां से जाने का फैसला करता है। तभी उसे 3 रैंक स्वॉर्ड्समैन हॉल में एंटर करते देखते हैं, जिनको तुरंत सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है। उसे इन सब नाटकों से कोई मतलब नहीं था और वो तुरंत दूसरे गिल्ड्स की तरफ चला जाता है, लेकिन एक के बाद एक उसे सभी गिल्ड्स रिजेक्ट कर देते हैं, इस बेसिस पे कि उसके पास कोई क्लास नहीं है। थक हार कर वो शहर में वापस जाता है, अपनी माँ का दिया हुआ लेटर निकालता है जिसमें उसने कहा था कि वो उनका पुराना गिल्ड ढूंढ ले, वो लोग उसकी मदद जरूर करेंगे। वो सोचता है कि क्या उसकी माँ को पता था कि उसे इतनी परेशानी होगी, लेकिन वो फिर भी शुक्रगुजार है। इससे पहले कि वो लेटर पढ़ पाता, वो ब्लॉन्ड लॉली एक बार फिर उससे आकर चिपक जाती है, कहती है कि वो अभी भी उसे लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन एरोल फिर से मना कर देता है। वो लिटरली उसे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए भीख मांगने लगती है, कहती है कि चैरिटी समझ के कर ले, और एक सुंदर गिल्ड हाउस की तरफ इशारा करके कहती है कि ये उसका गिल्ड है। ये एरोल को थोड़ा सरप्राइज करता है, लेकिन वो लॉली जवाब देती है कि उनका गिल्ड, जिसका नाम ड्रैगन फैंग है, एक टाइम पर देश का सबसे बेस्ट हुआ करता था, लेकिन हाल ही में इसकी हालत खराब हो गई है और अभी वो सबसे कमजोर हैं, लेकिन वो इसे वापस उसकी पुरानी शान दिलाना चाहती है। ड्रैगन फैंग नाम सुनते ही एरोल के कान खड़े हो जाते हैं। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने एक बार उसे अपने गिल्ड के लीडर के बारे में बताया था, जो एक डुअल विल्डिंग स्वॉर्ड्समैन था, और उसने अपने स्पेशल मूव के नाम पर गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग रखा था। वो जल्दी से लेटर निकालकर नाम चेक करता है, और हाँ, ये वही गिल्ड था जिसके बारे में उसकी माँ बात कर रही थी। वो उसके साथ अंदर जाने का फैसला करता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसते हैं, उसे काउच पर एक शराबी, एक हाथ वाला बुढ़ा आदमी दिखता है। आदमी एरोल से कहता है कि कहीं और चला जाए, क्योंकि ये गिल्ड बर्बाद हो चुका है, और चला जाता है। जबकि वो लॉली उसे बताती है कि वो उसके पापा हैं, जो कभी शहर के दूसरे सबसे अच्छे स्वॉर्ड्समैन हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्होंने अपना हाथ खोया है, वो कभी पहले जैसे नहीं रहे।
एरोल लेकिन उसे सरप्राइज करते हुए कहता है कि वो गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है। इससे लॉली बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से एक अग्रीमेंट बनाती है जिसे एरोल भरकर उसे वापस दे देता है। वो उसे पढ़ती है और पूछती है कि उसने क्लास वाला कॉलम खाली क्यों छोड़ दिया। तभी एरोल जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई क्लास नहीं है। लॉली का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक तलवार निकाल लेती है। कहती है कि उसे लगा था कि वो शायद एक एडवांस क्लास का सोर्ड्समैन होगा क्योंकि वो इतने भाव खा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, दरवाजा खुलता है और एक लाल बालों वाली सुंदर लड़की जिसका नाम राय है कमरे में एंटर करती है। लॉली तुरंत उसके पास भागती है, रोते हुए कहती है कि इस क्लासलेस बेवकूफ ने उसे धोखे से गिल्ड ज्वाइन करवा लिया। ये बात फौरन राय का ध्यान खींच लेती है और वो एरोल की तरफ देखती है। कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे यहां देखेगी। एरोल कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है कि वो उसे कैसे जानती है और राय हैरान होकर कहती है कि वो एक ही गांव से थे और साथ में ट्रेनिंग करते थे। इससे अभी भी एरोल को कुछ याद नहीं आता, लेकिन आखिर में उसे एहसास होता है कि वो लाल बालों वाला लड़का जिससे वो बचपन में इतनी बार लड़ा था, वो असल में लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। लॉली को भी इस कहानी के बारे में पता था और वो राय से पूछती है कि क्या ये वही क्लासलेस बंदा है जिसने उसे बचपन में हराया था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि ये कहानी झूठी है। राय लेकिन अभी भी उस हार पर अटकी हुई है और एरोल को तुरंत एक मैच के लिए चैलेंज करती है। फाइट शुरू होती है और राय तुरंत ट्विन स्लैश अटैक का इस्तेमाल करती है जिसे एरोल को लगता है कि वो काउंटर कर लेगा, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए राय के स्लैशेस उसके अपने स्लैशेस को चीरते हुए सीधा उसके सीने पर जा लगते हैं। ये उसे कंफ्यूज कर देता है, लेकिन राय बताती है कि उसके पास पावर सोर्ड्समैन क्लास है जिसकी वजह से वो एक ऐसी तलवार इस्तेमाल कर सकती है जो नॉर्मल तलवार से 5 गुना भारी है, जिसका मतलब है कि उसके हर सोर्ड स्ट्राइक में 5 गुना ज्यादा पावर है। एरोल इस बात से इंप्रेस होता है कि उसने अपनी भारी तलवार इस्तेमाल करने के बाद भी अपनी स्पीड बनाए रखी है, लेकिन उसकी स्पीड उसकी अपनी स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। अगली बार जब वो अटैक करती है तो वो अपना एक आफ्टर इमेज बनाता है जो राय को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जबकि वो उसके पीछे आकर उसके पीठ पर मारता है। राय कंफ्यूज हो जाती है और फिर से कोशिश करती है, लेकिन रिजल्ट वही रहता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि एरोल एक ऐसी टेक्निक यूज कर रहा है जो सिर्फ सबसे एडवांस लेवल के सोर्ड्समैन इस्तेमाल करते हैं, जबकि एरोल को एहसास होता है कि वो अपने नॉर्मल अटैक से उसे हराने के लिए बहुत ज्यादा टैंकी है। राय को भी ये पता है और वो अपने भारी ब्लो से फाइट खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन एरोल अपनी माँ का सिग्नेचर काउंटर इस्तेमाल करता है जिससे राय घुटनों के बल आ जाती है और फाइट बस यूं ही खत्म हो जाती है। इसके साथ ही लॉली का रवैया पूरी तरह से बदल जाता है और वो एक बार फिर उसका गिल्ड में स्वागत करती है और उसे बताती है कि उनका गिल्ड अभी बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। कर्जे से बाहर निकलने के लिए उन्हें टूर्नामेंट्स में एंटर करना पड़ेगा और एक 3 लोगों की टीम में दूसरे गिल्ड्स के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जिनकी टीम्स में पूरे 5 मेंबर्स होंगे। एरोल लेकिन स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के खिलाफ लड़ने की बात से ही एक्साइटेड है और अपनी स्किल्स को और निखारने के इस मौके का इंतजार कर रहा है। अगली सुबह एरोल अपने कमरे में एक नए बेड पर उठता है जो अब उसका है। उसे थोड़ा टाइम लगता है याद करने में कि यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ। वो अब उसी लेजेंडरी गिल्ड का हिस्सा है जिसमें उसकी माँ भी काम करती थी, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो उसे डिसपॉइंट नहीं करेगा और इस गिल्ड को फिर से महान बनाएगा। वो फ्रेश होकर लिविंग रूम में जाता है जहां लॉली और राई दोनों पहले से ही आग के पास बैठकर आने वाले टूर्नामेंट्स के बारे में बात कर रही हैं। लॉली तुरंत एरोल को कॉन्वर्सेशन में खींच लेती है, कहती है कि टूर्नामेंट अगले हफ्ते शुरू होने वाला है और क्योंकि अब उनके पास 2 की जगह 3 मेंबर्स हैं, वो भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। वो एरोल को बताती है कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये एक एलिमिनेशन स्टाइल टूर्नामेंट होगा जिसमें 1-on-1 मैचेस होंगे, लेकिन हर गिल्ड में शायद 5 मेंबर्स होंगे जिससे उन्हें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। तो उन्हें हर एक को एक से ज्यादा ओपोनेंट को हराना पड़ेगा अगर उन्हें पहला राउंड भी सर्वाइव करना है। लॉली काफी ऑप्टिमिस्टिक है, फिर भी कहती है कि फिर भी ठीक ही होना चाहिए क्योंकि उनके गिल्ड में पहले से ही 2 बी रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं, तो जब तक वो किसी ए रैंक स्वॉर्ड्समैन से नहीं लड़ते उनके फाइट्स बराबरी के होने चाहिए। एरोल इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा नया है और पूछता है कि इन रैंक्स का आखिर मतलब क्या है। लॉली समझाती है कि टोटल 5 रैंक्स हैं ए से डी तक, जहां ए सबसे हाईएस्ट रैंक है जो अचीव किया जा सकता है और ब्रेस्टिया के हजारों स्वॉर्ड्समैन में से सिर्फ 20 को ही ए रैंक का माना जाता है, जबकि डी रैंक एकदम बिगिनर का रैंक है जिसे सिर्फ तलवार पकड़नी आती है। वो गर्व से कहती है कि वो और राई दोनों खुद बी रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं और क्योंकि एरोल ने राई को एक सीधी फाइट में हराया, इसका मतलब वो भी उन्हीं की तरह एक बी रैंक स्वॉर्ड्समैन है। ये देखते हुए कि उनके पास 3 बी रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं, उनके पास शुरू के राउंड्स में लड़ने का अच्छा चांस होना चाहिए। इसके साथ ही लॉली किचन में चली जाती है एरोल को उसके ख्यालों में छोड़कर। जब राई जा रही थी तो वो उसे पकड़ता है और एक पावर स्वॉर्ड्समैन के रूप में उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछता है। वो अभी भी कल की हार से चिड़ी हुई लग रही थी, लेकिन जवाब देती है कि उसकी एक एबिलिटी है अपने आउटर माना शील्ड को सख्त करना ताकि वो ज्यादातर लो पावर्ड अटैक से बच सके। एरोल इसके बारे में थोड़ी देर सोचता है कि आखिर वो इतनी वैल्यूबल टेक्निक कैसे सीख सकता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो राई से कहता है कि वो उसे अपनी तलवार से मारे, मियान में रखे हुए।
राई कहती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एरोल उसका हाथ पकड़ लेता है, उससे ऐसा करने के लिए मिन्नतें करता है। लेकिन रे को शायद कुछ गलत ही समझ आ रहा है, सोचती है कि एरोल थोड़ा किंकी हो रहा है। लेकिन वो इस आइडिया के पूरी तरह खिलाफ नहीं है और कहती है कि शायद उन्हें कुछ नॉर्मल से शुरू करना चाहिए। अपना हीरो उस हॉट लड़की की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। उसे समझ आता है कि वो दोनों अलग अलग चीजें सोच रहे हैं और क्लियर करता है कि वो चाहता है कि वो उसे मारे ताकि वो माना प्रोटेक्शन शील्ड को सख्त करने वाली स्किल का इस्तेमाल करना सीख सके, जो मल्टीपल अटैकर्स के खिलाफ लड़ते वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो इसे शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है, क्योंकि स्किल्स तो सिर्फ गॉडेस की कृपा से मिलती हैं और ये ऐसी चीज है जो सीखी नहीं जा सकती। लेकिन एरोल अब एक नास्तिक है और उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है, क्योंकि वो पहले ही ट्विन ब्लेड स्लाइस और इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसी स्किल्स सीख चुका है। ये सुनकर रे चुप हो जाती है, हार मान लेती है और एक बार ट्राई करने का फैसला करती है। वो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं जहां वो उसे अपनी तलवार देती है, वार्न करती है कि उसकी तलवार किसी भी नॉर्मल तलवार से 5 गुना भारी है और ब्रूट स्ट्रेंथ स्किल के बिना एरोल उसे कभी घुमा नहीं पाएगा। लेकिन एरोल एक बार फिर उस फेमिनिस्ट को चुप करा देता है, उसकी तलवार पकड़कर, उसे मियान से निकालकर और आश्चर्यजनक ग्रेस और आसानी से घुमाकर। रे एक बार फिर लाजवाब हो जाती है, पूछती है कि आखिर वो क्लासलेस और बिना किसी स्किल के ये सब कैसे कर पा रहा है। एरोल जवाब देता है कि उसने जो कुछ भी सीखा है वो डेडिकेशन और रोज की प्रैक्टिस से सीखा है। वो उनके टैलेंट को अपनी मेहनत और कोशिश से टक्कर देने की कसम खाता है। इससे रे का दिल पिघल जाता है और वो अपने कमेंट्स के लिए माफी मांगती है, तलवार वापस लेती है और ट्रेनिंग के लिए मान जाती है, लेकिन उसे वार्न करती है कि वो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगी। एरोल अग्री करता है और फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोमेंट चला गया था और वो सुंदरी उसके मुंह पर अपनी मियान वाली तलवार से दे मारती है। थोड़ी देर बाद लोली ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ भागती हुई आती है, सांस फूली हुई और स्ट्रेस्ड, और एरोल और रे को बताती है कि उसने अभी भी पता लगाया है कि वो किस गिल्ड के खिलाफ है और ये अच्छी खबर नहीं है। वो उन्हें बताती हैं कि जिस ग्रुप से उनका मुकाबला है वो कोई और नहीं बल्कि टॉप गिल्ड ब्लैक ब्लेड के मेंबर्स हैं, जिसके पास एक से बढ़कर एक ए रैंक्ड सोर्ड्समैन है, जिनका लीडर जियो है, जो एक जहरीले सांप की तरह खतरनाक माना जाता है। लेकिन लोली भी पीछे हटने का कोई प्लान नहीं बना रही है और एक जोश भरे स्पीच के साथ उनसे कहती है कि वो उनके कैंडिडेट्स को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर वो नीचे एरोल की तरफ देखती है, जो राई से ट्रेनिंग सेशन में पिटने के बाद जमीन पर पड़ा है। लोली पूछती है कि क्या एरोल मर गया, लेकिन रे जवाब देती हैं कि वो बस कुछ स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन लोली को लगता है कि रे बस अपना स्ट्रेस नए बंदे पर निकाल रही हैं। एरोल आखिरकार उठता है और कहता है कि इतना पिटने के बाद उसे भूख लग रही है और कुछ खाना चाहिए। ट्रेनिंग करते करते एक हफ्ता बीत जाता है और आखिरकार कंपटीशन का दिन आ जाता है। पूरे देश से लोग कॉलोजियम में मैच के बारे में डिस्कस करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जबकि एरोल वेन्यू कितना बड़ा है ये देखकर ही दंग रह जाता है। लॉली लोगों को ये कहते हुए सुनती है कि ड्रैगन फैंग्स बर्बाद हो गए, जिससे उसका गुस्सा भड़क जाता है, लेकिन री उसे रोक लेती है। एरोल को एहसास होता है कि यहाँ लोग गैम्बलिंग भी करते हैं, इस बात पर पैसे लगाते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, और लॉली उसे बताती है कि उनकी फाइट में अभी ऑड्स 20-1 है। एरोल कहता है कि ये तो काफी इंप्रेसिव है, लेकिन लॉली उस पर चिल्लाती है, चुप हो जा, क्योंकि इसका मतलब है कि पूरे शहर में किसी को भी विश्वास नहीं है कि वो ब्लैक ब्लेड गिल्ड के खिलाफ जीत सकते हैं। लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो जीत गए तो वो एक ही मैच से ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। री उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब कंट्रोल से बाहर है, उसकी आंखों में आग जल रही है। वो कहती है कि उन्हें ये मैच हर हाल में जीतना ही होगा, क्योंकि अगर वो हार गए तो उनका गिल्ड नहीं बचेगा। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपने मैच के बाद सुपर अमीर बन जाए, उसने गिल्ड हाउस को गिरवी रख के लोन ले लिया है। तो अगर वो जीत गए, उनकी जिंदगी बदल जाएगी और कोई भी उन्हें एक बेकार गिल्ड के रूप में नहीं देखेगा जो कभी अच्छा हुआ करता था। री पूछती है, और अगर हम हार गए तो? और लॉली जवाब देती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो हार गए तो वो वैसे भी सब कुछ हार चुके होंगे। अचानक उसे एक लड़का बुलाता है, जो कोई और नहीं बल्कि गियो, ब्लैक ब्लेड गिल्ड का लीडर निकलता है, जो लॉली को नीचा दिखाना शुरू कर देता है और बताता है कि ये उसी ने कुछ सेटिंग की थी ताकि सबसे पहला मैच उनके गिल्ड्स के बीच हो। ये उनके लिए एक आसान फाइट होगी जिसे वो जीत नहीं वाले हैं, और इसके साथ ही वो उस गिल्ड की आखिरी चिंगारी को भी बुझा देंगे जो कभी सबसे अच्छा हुआ करता था। वो उसे कहता है कि चिंता ना करे, क्योंकि अगर वो जीत गई तो इसका मतलब होगा कि उसके पास सबसे अच्छा गिल्ड है, लेकिन ये तभी होगा जब वो उनके ए रैंक्ड स्वॉर्ड्समैन को हरा पाए। लेकिन उनकी टीम में एक क्लासलेस लूजर के होते हुए ऐसा लगता नहीं है। इतना कहकर वो अपनी ही चालाकी पर हंसता है और उन्हें गुड लक कहकर चला जाता है। जल्द ही वो अरेना में एंटर करते हैं, जहाँ एरल को एहसास होता है कि गियो खुद नहीं लड़ रहा, और सोचता है कि क्या इससे उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन री उसे बताती है कि उनकी पूरी टीम ए रैंक्ड है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस उनका अभी का लाइनअप पहले से ज्यादा अग्रेसिव लग रहा है। आखिरकार लड़ाई का समय आ जाता है और अनाउंसर ब्लैक ब्लीड्स की तरफ से कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करता है।
एक हरे बालों वाला लड़का फेंसर क्लास का आगे भेजा जाता है जो घमंड से ऐलान करता है कि वो पूरी ऑपोजिट टीम को हरा देगा, जबकि कमेंटेटर ये देखकर हैरान हो जाता है कि ड्रैगन फैंग्स की तरफ से एरल क्लासलेस स्वर्ड्समैन लड़ने जा रहा है। फेंसर लड़के को कोई इंटरेस्ट नहीं लगता क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एक क्लासलेस इडियट को कितनी जल्दी हराता है, लेकिन वो वैसे भी ये करने का फैसला करता है क्योंकि इसके बाद वो लड़कियों से लड़ सकता है। मैच शुरू होता है और कुछ ही सेकंड्स में फेंसर लड़का डैश करके एरुल के सीने में तलवार घुसा देता है। अपनी स्पीड से सबको हैरान कर देता है, लेकिन जब लॉली एरुल के लिए चिंता करती है, रे उसे ध्यान से देखने को कहती है क्योंकि पता चलता है कि वो सिर्फ एरुल का साया था। फेंसर हैरान लगता है लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं होता और वो मुड़कर फिर से हमला करता है सिर्फ एक और आफ्टर इमेज पाने के लिए। उसे एहसास होता है कि ये उतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला जितना उसने सोचा था क्योंकि वो एरुल के इमेजेस से घिर जाता है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उन सबको घोंपने का प्लान बनाता है। सभी आफ्टर इमेजेस एक साथ हमला करते हैं और फेंसर उन सबको काट देता है, सिर्फ असली एरल से चोट खाने के लिए, जो 3 आफ्टर इमेजेस बनाने में कामयाब रहा, जो कि बहुत मुश्किल माना जाता है। फेंसर जमीन पर गिर जाता है और मैच बस यूं ही खत्म हो जाता है। एरल दावा करता है कि उसकी माँ उसके साथ प्रैक्टिस करते वक्त एक साथ 5 इमेजेस का इस्तेमाल करती थी और वो भी आराम से खेलते हुए। कमेंटेटर शॉक हो जाता है जब पब्लिक उस क्लासलेस कैंडिडेट के लिए चीयर से गूंज उठती है। उसे एहसास होता है कि भले ही उसने फेंसर लड़के जैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया, उसकी टेक्निक उतनी साफ नहीं थी, जिसका मतलब है कि उसे इस पर और काम करना पड़ेगा। अगले मैच में एरल का सामना एक डुअल विल्डर से होता है जो लगातार तलवार के हमलों से अटैक करता रहता है, लेकिन एरल उन सबको ब्लॉक कर लेता है और फिर अपने ओपोनेंट को हराने के लिए ट्विन स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है। 2 को हराने के बाद उसका अगला ओपोनेंट एक रिवर्स ग्रिप खंजर चलाने वाला निकलता है जो अपने कदमों में ज्यादा सावधान है और अपने ब्लेड के साथ साथ बहुत सारे मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एरल उसके लिए बहुत तेज है और उसे आफ्टर इमेजेस से कंफ्यूज करके पीछे से वार करता है। राय और लॉली दोनों इस बात से शॉक्ड हैं कि इस आदमी ने अभी-अभी 3 ए रैंक सोर्ड्समैन को बिना पसीना बहाए रिकॉर्ड टाइम में हरा दिया, जिससे लॉली को असल में मैच जीतने की उम्मीद मिल जाती है। अगला मैच थोड़ा और मुश्किल साबित होता है क्योंकि उसका मुकाबला शील्ड सोर्ड्समैन से होता है जो काफी टफ माने जाते हैं, और क्योंकि एरल कोई क्रिटिकल हिट नहीं मार पा रहा है, उसे उनके आसपास नाचकर धीरे धीरे उनकी प्रोटेक्शन को कम करना पड़ता है। उसका ओपोनेंट उस पर चिल्लाता है कि वो क्लासलेस पर्सन हो ही नहीं सकता, लेकिन एरल जवाब देता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ कड़ी मेहनत से किया है और कुछ नहीं। वो तगड़ा बंदा उससे कहता है कि मेहनत उसे टैलेंट के सामने ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगी और अपनी शील्ड बैश स्किल के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन एरल अपनी मां की एक सिग्नेचर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो अपने दुश्मन के मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर लेता है और शील्ड को लात मारकर नीचे गिरा देता है। इसके साथ वो अपने पिछले अपोनेंट मार्शल आर्ट्स वाले बंदे से सीखी हुई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस तगड़े बंदे के पेट में लात मारता है। फिर वो शील्ड उठाता है और आगे बढ़ने लगता है। तगड़ा बंदा गुस्से में आ जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एरल उसे रोक लेता है और आगे बढ़कर वही शील्ड बैच इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट को तबाह कर देता है। लोग दंगा करने लगते हैं और उसे झूठा कहने लगते हैं जो अपना रैंक और क्लास नहीं बता रहा है। इसलिए ऑर्गेनाइजर्स उसकी क्लास आईडी को मैजिक क्रिस्टल बॉल के पास लाते हैं और लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं कि वो सच में एक क्लासलेस पर्सन है। ये बात साफ होने के बाद अगला ओपोनेंट अनाउंस किया जाता है जो अलग लगता है। इस स्वर्ड्समैन का नाम मसामुने है जो ईस्ट के सैमुराई वंश से है, जिसके पास एक टेढ़ी तलवार है जिसे कटाना कहते हैं। मसामुने अपनी तलवार निकालने से पहले ही एरल खतरे को भांप लेता है और तैयार हो जाता है, ये जानते हुए कि ये फाइट बाकियों जितनी आसान नहीं होगी। उसे एहसास होता है कि मसामुने अपनी अल्टीमेट स्किल इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है और एक सांप की तरह हमला करने का इंतजार कर रहा है, लेकिन एरल क्यूरियस है, इसलिए वो आगे बढ़ता है खुद को खतरे में डालकर। जैसे ही वो स्वर्ड्समैन की रेंज में घुसता है, मसामुने अपनी तलवार एरल की तरफ झपटता है, लेकिन किसी तरह एरल उससे भी तेज है और उसके पीछे गायब हो जाता है। मसामुने शॉक हो जाता है, लेकिन एरल उसे कहता है कि वो सच में शहर में सबसे तेज इंसान है जिसे उसने देखा है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी अपनी माँ उससे कहीं ज्यादा तेज थी, इसलिए उसे इसकी आदत है। इसके साथ वो स्वॉर्ड प्रिंस की अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करता है, अपने दुश्मन को कई बार घोंपकर उसे हरा देता है। इसके साथ ही सब लोग खामोशी में डूब जाते हैं क्योंकि सबसे कमजोर गिल्ड के सबसे कमजोर माने जाने वाले मेंबर ने अभी सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को साफ कर दिया है। एरिन रे और लॉली की तरफ चला जाता है, इस बात से संतुष्ट होकर कि उन्होंने गिल्ड को चलाए रखने के लिए काफी पैसे कमा लिए होंगे। उस शाम जब वो गिल्ड हाउस वापस लौटे, उन्होंने तुरंत ड्रिंक्स के साथ सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। एरिल अभी भी इस बात से हैरान था कि लॉली ड्रिंक करने के लिए काफी बड़ी है, लेकिन उसने दावा किया कि वो एक बड़ी औरत है, भले ही वो थोड़ी छोटी दिखती हो। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एरिल ने अकेले ही देश के बेस्ट गिल्ड के 5 ए रैंक सोर्समैन को हरा दिया है।
वो फैसला करती है कि उसे उसके पटाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो उसकी गरीबी और अंधेरे से निकलने का टिकट है। वो उससे शादी के लिए पूछने की कोशिश करती है, दावा करती है कि वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है, लेकिन एरिल एक सच्चा सिग्मा है और उसे साफ मना कर देता है। कहता है कि वो उसके बजाय रे जैसी किसी को पसंद करेगा। ये सुनते ही रे तुरंत शर्मा जाती है और अपनी सीट से उठ जाती है। एरिल पर चिल्लाती है कि वो ऐसा कहना बंद करे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लॉली को मना करना चाहता है, लेकिन एरिल सीरियसली इसके बारे में सोच रहा था। वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों सोचेगी कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, और वो जवाब देती है कि जब वो छोटे थे उसने उसे स्वॉर्ड फाइट के दौरान लड़का कहा था। वो दावा करती है कि जो भी उससे मिला है उसने यही कहा है कि उसमें कोई औरत वाले चार्म्स नहीं हैं, लेकिन एरिल को तो उसके सामने दो बड़े बड़े वुमेनली चार्म्स दिख रहे हैं और वो इससे अग्री नहीं करता है। लॉली को एहसास होता है कि रे को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और वो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है, इसलिए उसे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो एरिल के पैरों को मलने लगती है, कहती है कि वो दिन भर की लड़ाई से थक गया होगा और उसे बेडरूम में मिलने को कहती है। राई तुरंत शर्मा जाती है, लॉली से अजीब बातें कहना बंद करने को कहती है, लेकिन लॉली हल्का सा मुस्कुराती है, कहती है कि वो बस उसे एक थका देने वाले दिन के बाद एक वेल डिजर्व्ड मसाज देने जा रही है। उसके सरप्राइज के लिए एरिल जवाब देता है कि वो उसके बजाय राई से मसाज करवाना पसंद करेगा। उसका मसाज का आइडिया था रे से ट्रेनिंग ग्राउंड में कुटाई करवाना, क्योंकि वो उस रीएनफोर्समेंट मैजिक में मास्टर करना चाहता है जो रे अपने क्लास 4 स्किल्स की वजह से इतनी आसानी से इस्तेमाल करती है। लॉली बालकनी से देखती है, सोचती है कि क्या एरिल को पता भी है कि मसाज असल में क्या होता है। इस लगातार शोर से लॉली के पापा की नींद खुल जाती है, जो पूरे नशे में ट्रेनिंग ग्राउंड में नीचे आते हैं शिकायत करते हुए कि उन्हें टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हारने की फ्रस्ट्रेशन को आधी रात में निकालने की जरूरत नहीं है। लॉली लेकिन उन्हें बताती है कि उन्होंने असल में अपना मैच जीत लिया है जो करंट बेस्ट गिल्ड के खिलाफ था। इससे उनका ध्यान खिंच जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ब्लैक ब्लेड ने अपने रैंक BSC के नए लोगों को बलि का बकरा बनाकर भेजा होगा। लेकिन लॉली उन्हें और भी हैरान कर देती है ये कहकर कि उनके सारे अपोनेंट्स A टियर थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एरिल ने उन सबको अकेले ही बिना किसी मदद के हरा दिया। ये सुनकर उनका नशा उतर जाता है। वो घायल और पीटे हुए एरिल को देखते हैं, सोचते हैं कि क्या ये बच्चा सच में इतना स्ट्रांग है। लॉली दावा करती है कि उसने बहुत सारी शर्तें लगाई थी और क्योंकि एरिल ने दुश्मन टीम का सुपड़ा साफ कर दिया, उसकी लॉटरी लग गई और अब न सिर्फ वो कर्ज से बाहर हैं बल्कि उनके पास अपने खर्चे चलाने के लिए भी काफी पैसे हैं। उसके पापा लेकिन इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, कहते हैं कि अगर किसी किस्मत से ये बच्चा सच में इतना स्ट्रांग है तो उसे जल्द ही बड़े, ज्यादा प्रभावशाली और अमीर गिल्ड्स ले जाएंगे, इसलिए उसे अपनी उम्मीदें ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। लॉली उससे कहती है कि इसकी चिंता ना करें क्योंकि वो जल्दी एरोल से शादी करने वाली है, जिसका मतलब है कि वो जिंदगी भर के लिए बंध जाएंगे। एरोल ऐलान करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, लेकिन जल्द ही अपना ध्यान उसके पापा की तरफ करता है। कहता है कि लॉली भले ही एक मोटी दिमाग की बेवकूफ हो, लेकिन कम से कम वो एक लूजर नहीं है जो हर चीज पर हार मान ले। ये साफ साफ लॉली के पापा पर एक ताना था जो उसे खतरनाक नजरों से देखते हैं। लेकिन एरोल को इशारा समझ नहीं आता और वो आगे कहता है कि उन्हें अपना रोना धोना बंद कर देना चाहिए और अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास अभी भी एक हाथ बचा है और वो उस हाथ में तलवार चला सकते हैं। इससे उसके पापा ट्रिगर हो जाते हैं, जो तुरंत एरोल को कॉलर से पकड़ लेते हैं, उसे उन मामलों पर बोलने से मना करते हैं जिनके बारे में उसे कुछ नहीं पता। वो एरोल से कहता है कि एक डुअल वील्डिंग सोर्ट्समैन जो डुअल वील्ड नहीं कर सकता, वो ऑक्सीजन की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। एरोल कहता है कि वो इससे सहमत नहीं है क्योंकि वो खुद एक क्लासलेस सोर्ट्समैन है जो अभी भी कॉम्पीट कर रहा है और इस दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इतना कहकर उसके पापा उसे धक्का देकर वापस ऊपर चले जाते हैं। लॉली और राय तुरंत एरोल के पास आती हैं, पूछती हैं कि क्या वो ठीक हैं, और लॉली अपने पापा के बर्ताव के लिए माफी मांगती हैं और एरोल को बोलने के लिए धन्यवाद देती हैं। एरोल कहता है कि अपना हाथ खोने और इतने लंबे टाइम से बेकार रहने के बाद भी उसके पापा अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं और ये एक बर्बादी है कि वो अपनी कमाल की स्ट्रेंथ और अनुभव का इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं। वो मन ही मन सोचता है कि वो एक डुअल वील्डिंग सोर्ट्समैन से कितनी कूल स्किल सीख सकता है और खुद से वादा करता है कि वो लॉली के पापा रॉड को एक बार फिर तलवार उठाने के लिए मोटिवेट करेगा। लॉली उसके नई स्किल सीखने के इरादे के बारे में सुनती है और सजेस्ट करती है कि वो शहर के पास के कुछ डंजन्स में जाए। एरोल डंजन्स के बारे में बिल्कुल अनजान है, तो वो बताती है कि डंजन जमीन के नीचे की गुफाएं होती हैं जहां सैकड़ों मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं और पूरी जगह जालों से भरी होती है, जिससे ये नई स्किल सीखने और ज्यादा रियल लाइफ बैटल एक्सपीरियंस के साथ लेवल अप करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जो उन्हें सोर्ड गॉड कप के दौरान मदद करेगी। एरोल को कोई अंदाजा नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रही है, तो वो समझाती है कि शहर हर साल एक टूर्नामेंट होस्ट करता है जहां देश के सबसे अच्छे सोर्ट्समैन अपनी स्किल्स दिखाने और ये साबित करने के लिए भाग लेते हैं कि वो देश के अकेले सबसे अच्छे सोर्ट्समैन हैं। लॉली तुरंत एक फॉर्म निकालती है और एरोल से कहती है कि अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इसे भर दे, लेकिन रे के डर के लिए वो उसे उनके सामने ही फाड़ देता है। राय कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि क्या वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता,
लेकिन एरोल जवाब देता है कि लॉली उसके साथ एक चाल चलने की कोशिश कर रही थी और उसे साइन करने के लिए एक मैरिज सर्टिफिकेट दे रही थी। लॉली हंसती है, कहती है कि वो तो बस पानी चेक कर रही थी, लेकिन एरोल अब अच्छा लड़का बनने से थक गया है और उसे सबक सिखाने के लिए रियर नेकेड चोक में पकड़ लेता है। अगली सुबह एरोल उठता है तो पाता है कि लॉली उस पर हमला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसे डॉज करके उसे बेड से बांध देता है और चला जाता है। बाद में उस दिन वो सब एक साथ डंजन्स की तरफ जाते हैं, जहां लॉली समझाती है कि सबको टेलीपोर्टेशन सर्कल्स में खड़ा होना पड़ता है, जिसके जरिए वो उस डंजन लेवल पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं जहां वो जाना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं लेवल्स पर जा सकते हैं जहां आप पहले जा चुके हैं। लोली दावा करती है कि वो लेवल 12 तक पहुंच चुकी है, जबकि रे 14 तक पहुंच चुकी है। एरल तुरंत रे के साथ 14th लेवल पर जाने का फैसला करता है, लेकिन लोली कहती है कि ये ऐसे काम नहीं करता और उसे वहां दोबारा जाने के लिए फिजिकली उस लेवल पर होना जरूरी है। ये एक बुरा झटका था, क्योंकि एरल शुरू से ही सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स से लड़ना चाहता था जो उसे मिल सकते थे। लेकिन लोली उसे कहती है कि चिंता ना करे, क्योंकि वो एक बहुत छोटा रास्ता जानती है जो उन्हें बहुत जल्दी नीचे के फ्लोर्स तक ले जाएगा। वो प्लान पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन लोली एरल को अकेला ले जाने की कोशिश करती है। कहती है कि रे अपना लेवल 14 का रन जारी रख सकती है, क्योंकि एरल को 2 गाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसे खींचकर ले जाने लगती है। लेकिन एरल इतने आसानी से मैनिपुलेट नहीं होता और रे से उनके साथ आने को कहता है। वो पहले फ्लोर में घुसते हैं, जहां उन पर तुरंत कवच पहने 2 नाइट्स हमला कर देते हैं। एरल अपनी तलवार निकालता है और उनमें से एक से भिड़ जाता है, जबकि रे दूसरे को संभालती है। वो ये देखकर हैरान है कि भारी कवच होने के बावजूद नाइट बहुत तेजी से हिल रहे हैं, लेकिन ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो डील ना कर सके। तो वो अपना डैश स्टेप इस्तेमाल करता है और नाइट का सर काट देता है, सिर्फ ये एहसास करने के लिए कि पूरा कवच खाली है और डंजन के मैना से पावर ले रहा है। नाइट बिना सर के भी फिर से हिलने लगता है और रे दावा करती है कि उनकी कोई असली कमजोरी नहीं है और उन्हें दर्द भी नहीं होता। तो एरल पैरों पर वार करने का फैसला करता है, जो खूबसूरती से काम करता है, क्योंकि मैजिक नाइट जमीन पर गिर जाते हैं। रे भी अपने ओपोनेंट से निपट लेती है, कहती है कि वो जल्द ही रीजनरेट हो जाएंगे, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने से पहले एरल लोली से उसकी क्लास पूछता है और वो बहुत गर्व से कहती है कि वो एक फेंसर है और उसे ट्रेनिंग ग्राउंड या बेड में जो कुछ भी वो चाहे सिखाने का वादा करती है। लेकिन एरल उसे एक बार फिर रिजेक्ट कर देता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरे लेवल में घुसने से पहले उन्हें दरवाजे से मदद की चीखें सुनाई देती हैं, और जब वो पास जाते हैं तो उन्हें खून से लथपथ आदमी मिलता है जो जमीन पर घुटने टेके मदद की भीख मांग रहा है। रे उसे ऊपर ले जाने का सुझाव देती है, लेकिन आदमी मना कर देता है, कहती है कि उसके दोस्त अभी भी अंदर हैं और वो एक जाल से बुरी तरह घायल हो गए हैं। वो उनसे अपने दोस्तों को बचाने में मदद करने की भीख मांगता है, लेकिन लोली तुरंत काम की बात पर आ जाती है और मदद के बदले पैसे मांगती है। उसके सरप्राइज के लिए वो आदमी उसे गैम्बलिंग में जीते हुए पैसे से एक अच्छी रकम दे भी देता है, लेकिन एरल को कुछ गड़बड़ लगती है। उस आदमी के पीछे चलते हुए वो नोटिस करता है कि जब भी उसने ऐसे खून खोया है, वो होली वाटर के बिना खुद बैठ भी नहीं सकता। एक खतरनाक कमरे तक वापस चलना तो दूर की बात है। उसे एहसास होता है कि खून और चोटें पूरी तरह से नकली हैं, लेकिन वो इस जानकारी को अपने तक रखने का फैसला करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि इससे कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार हो सकता है। आदमी उन्हें एक गुप्त कमरे में ले जाता है, जहां उन्हें खून का एक निशान और बीच में एक तालाब मिलता है जिसमें एक सोने का सिक्का होता है। सिक्के को देखते ही लोली का लालच जाग जाता है, जो उसे उठाने जाती है। तभी उनके नीचे एक टेलीपोर्ट सर्कल आ जाता है। रे को एहसास होता है कि ये एक जाल था, जबकि आदमी उन पर मुस्कुराता है, कहता है कि उसे इतना आसान काम करने के लिए अच्छे पैसे मिले हैं। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए मैजिक सर्कल ने उसे भी बाकियों के साथ टेलीपोर्ट कर दिया। वो सब एक ऐसे फ्लोर पर पहुंचते हैं जिसे रे ने भी नहीं देखा है, जिसका मतलब है कि ये 14th फ्लोर से भी नीचे है। लेकिन अभी तक स्ट्रॉन्ग दुश्मनों के कोई निशान नहीं है। जो लड़का घायल होने का नाटक कर रहा था वो डर से कांप रहा था। वो हकलाते हुए कहता है कि ये डंजन का सबसे नीचे का फ्लोर माना जाता है, जहां एडवांस्ड स्वर्ड गॉड मिल सकता है। अचानक एक इंद्रधनुषी इंचैंटेड कवच वाला नाइट उनके सामने प्रकट होता है, लेकिन लॉली स्वॉर्ड गॉड क्लास की कहानी पर विश्वास करने से मना कर देती है, जिसे सब लोग सिर्फ एक कहावत मानते थे। एरल लेकिन उनकी मुसीबत को समझ जाता है और तुरंत लॉली को नीचे धक्का देता है, जब स्वॉर्ड गॉड एक इतना स्ट्रॉन्ग एरियल स्लैश भेजता है कि उससे डंजन की दीवारें टूट जाती हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्वॉर्ड गॉड एरल पर हमला करता है, जो बड़ी मुश्किल से अपनी तलवार टाइम पर ऊपर कर पाता है, अटैक को ब्लॉक करते हुए। भले ही उसे दीवार में धक्का लगता है, उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ रे से मिली रीइंफोर्समेंट मैजिक ट्रेनिंग की वजह से बच गया। वो अपने ओपोनेंट पर वापस वार करने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट बहुत तेज है और पीछे हटने के लिए सारे एडवांस्ड मूव्स का इस्तेमाल करता है। इसके साथ वो मुस्कुराता है, कहता है कि ये खुद को टेस्ट करने का एक अच्छा मौका है। इससे उसकी पार्टी पूरी तरह से शॉक हो जाती है, जबकि वो वही डिवाइन स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करके दूरी कम करता है और अटैक पर जोर देता है। नाइट को लगातार स्ट्राइक से मारता है जो ब्लॉक हो जाते हैं।
नाइट को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है, लेकिन वो एक ऐसी स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे कमरे में ग्रेविटी बढ़ जाती है, बाकियों को जमीन पर गिरा देती है। लेकिन एरल आसानी से अपना स्टैंस बनाए रखता है क्योंकि उसने यही चीज पहले भी झेली है जब वो छोटा था। अपनी माँ के खिलाफ ट्रेनिंग करते हुए उसने तब अपनी पूरी ताकत सिर्फ खड़े रहने के लिए लगा दी थी, तो जब उसकी माँ ने हमला किया वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इस बार बात अलग है, वो सोने के सिक्के का इस्तेमाल करके अटैक को नलीफाई कर देता है, जिससे एक छोटी सी ओपनिंग बनती है और एरल इसका पूरा फायदा उठाता है अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज में से एक, जिसे इन्फिनिट ब्रेक कहते हैं, का इस्तेमाल करके। नाइट उस अटैक के बाद टुकड़ों में बिखर जाता है, कमरे में मौजूद सबको शॉक कर देता है। वो कुछ होली वाटर से अपनी ताकत वापस पाता है और फिर वो सब टेलीपोर्टेशन स्पेल के जरिए डंजन से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। बार में वापस रॉड फिर से पी रहा था जब उसने 3 जवान बेवकूफों के बीच एक बातचीत सुनी जो इस बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने ड्रैगन फैंग गिल्ड के नए सदस्यों को एक जाल में फंसाया और वो शायद कभी वापस नहीं आएंगे। रॉड उनके पास जाता है और एक ही मुक्के में उनकी टेबल तोड़ देता है, उन्हें सब कुछ बताने का आदेश देता है, लेकिन उसे जॉर्ग रोक देता है जो उसे एक निकम्मा शराबी कहता है। रॉड तुरंत समझ जाता है कि ये जॉर्ग ने ही प्लान किया होगा, जिसका मतलब है कि उसकी बेटी के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। पूरी तरह से टूटा हुआ वो जॉर्ग की तरफ लपकता है, लेकिन उसे एक किसान की तरह धकेल दिया जाता है जबकि वो जमीन पर घुटने टेके काश वो अपनी छोटी सी लड़की को बचा पाता। लेकिन दरवाजे से अचानक आई एक आवाज उसका ध्यान खींचती है और वो मुड़कर लॉली को एरल और रे के साथ टैवर्न में एंटर करते हुए देखता है, जो इस बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें कितनी भूख लगी है। लॉली अपने पापा और गंदे जॉर्ग को देखती है, लेकिन हैरान हो जाती है जब रॉड उसे कस के गले लगा लेता है, भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कि उसकी बेटी सुरक्षित थी। राय जॉर्ग को चैलेंज करती है, कहती है कि उन्होंने उसके साथी से सारी जानकारी निकलवा ली है, जिसने कबूल किया है कि ये सब जॉर्ग का प्लान था। लेकिन किसी भी नेता की तरह वो साफ इनकार कर देता है, कहती है कि डंजन्स में हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है। और एरल को लगता है कि एक वैलिड पॉइंट है। रॉड जॉर्ग से कहता है कि वो इससे बच नहीं पाएगा, लेकिन जॉर्ग उसे सिर्फ एक निकम्मा शराबी, बेकार कचरे का टुकड़ा कहकर कमरे से बाहर चला जाता है, जबकि एरल सोचता है कि अब उसे किन नई चालों से निपटना पड़ेगा। अगले दिन लिलिया मेल चेक करती है और उसका चेहरा ऐसे उतर जाता है जैसे किसी ने उसका किडनी मांग लिया हो। राइनर ये नोटिस करती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, इतनी दुखी आत्मा क्यों बनी बैठी है? लिलिया राज खोलती है कि स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट के प्रीलिम्स की लिस्ट आ गई है और भाई किस्मत देखो, वो सेम ब्रैकेट में है जहां हमारा ओपी हीरो एरल है। मतलब समझ रहे हो, लग गए एल। बेचारी को बुरा लग रहा है क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया है कि एरल के सामने उसका क्वालिफाई होने का चांस 0 है। मोए मोए मोमेंट हो गया ये तो। तभी अपना हीरो एरल एंट्री मारता है, टूर्नामेंट के बारे में पूछता है। राइनर समझाती है, देख भाई, प्रीलिम्स होने वाले हैं क्योंकि भीड़ बहुत है और सिर्फ ग्रुप लीडर्स ही मेन टूर्नामेंट में क्वालिफाई करेंगे। लिलिया का दिल टूट चुका है, पर एरल उसे कंसोल करता है। अरे टेंशन मत ले, तेरा ब्रैकेट में आना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। लिलिया उससे घूरती है, तो दोस्त है या दुश्मन, भाड़ में जा। वो नोटिस करता है कि राइनर दूसरे ग्रुप में है जो पूरा फोकस है जीतने पर, ताकि अपने पापा के सामने शो ऑफ कर सके। एरल उसे चिढ़ाता है, पर लिलिया डिसाइड करती है कि हम हार नहीं मानेंगे। वो ऐलान करती है कि हम डंजन जाएंगे ट्रेनिंग के लिए और एरल को जबरदस्ती बॉडीगार्ड बनाकर ले जाती है। लिलिया के पापा रॉड आते हैं और उसे वार्न करते हैं, बेटा ध्यान रखना, वो गेऑर्ग बहुत चालू चीज है, फिर से कोई ट्रैप ना लगा दे। लिलिया कहती है, चिल डैड, मैं संभाल लूंगी। रॉड थोड़ा एम्बैरस हो जाता है अपनी ओवर प्रोटेक्टिव हरकतों पर, लेकिन कसम खाता है कि अब से दारू बंद और तलवारबाजी शुरू, ताकि अपनी बेटी का ख्याल रख सके। कुछ दिन बाद स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट शुरू होता है। लिलिया अपने पहले ही मैच में बुरी तरह हारती है, बेचारी डिप्रेशन में चली जाती है, सोचती है मैं तो प्रो थी, ये क्या हो गया। एरल आता और कहता है, अरे लोड मत ले, अगर हम सेम ब्रैकेट में नहीं भी होते तो भी तू हारती। वाह भाई, क्या कॉन्सोलेशन है। वो बताता है कि उसे लिलिया से लड़ना था ताकि उसकी लैंसर स्किल्स कॉपी कर सके। खैर, अब एरल का मैच है एक फाइनलिस्ट से। लिलिया वार्न करती है, संभल के, वो लड़की मैजिक स्वॉर्ड्समैन है, तलवार पर जादू लगाती है। एरल कहता है, जादू हो या टोना, अपन को क्या। मैच शुरू। फाइनलिस्ट लड़की एरल पर फायरबॉल्स फेंकना शुरू करती है। एरल मैट्रिक्स स्टाइल में डॉज करता है, पर थोड़ा इरिटेट हो जाता है क्योंकि लड़की दूर से ही स्पैम कर रही है। लड़की चैलेंज करती है, तो जैसे क्लासलेस नल्ले से मैं नहीं हारूंगी। एरल कहता है, बहन ना तेरी मैजिक ढंग की है ना तलवारबाजी, तू बस बीच में लटक रही है। ये सुनकर लड़की गुस्से में अपनी तलवार पर आग लगा लेती है, अल्टीमेट फ्लेमिंग स्वॉर्ड। एरल पहले तो इंप्रेस होता है, पर फिर नोटिस करता है कि लड़की का कंट्रोल बहुत वीक है। वो एक ही जगह खड़े होकर उसके अटैक्स को ऐसे डिफ्लेक्ट करता है जैसे मक्खी उड़ा रहा हो। वो उसकी बेइज्जती करता है कि इससे अच्छा तो लिलिया लड़ लेती है, और फिर एक ट्विन ब्लेड स्ट्राइक से उसकी आग बुझाकर उसे नॉकआउट कर देता है। एरल जीत गया, पर दिमाग में नया कीड़ा आ गया। अगर मैं मेहनत करूं तो मैजिक भी सीख सकता हूं क्या?
कुछ दिन बाद लिलिया अपने पापा रॉड को उठाने की कोशिश करती है ताकि वो एरल का मैच देखने चले। रॉड नखरे करता है, मुझे नहीं जाना, मैं रस्टी हो गया हूँ, वहां जाके बस बुरा लगेगा। लिलिया कहती है, पापा ड्रामा बंद करो, आपको वैसे भी चुपके से देखना ही है, तो इज्जत से चलो। रॉड मान जाता है। अरीना में राइनर की हालत खराब है, नर्वसनेस के मारे हाथ पैर कांप रहे हैं। एरल उसके पास जाता है। राइनर डर जाती है। पता चलता है उसे डर था कि कहीं पहले मैच में एरल ना मिल जाए और भारी सभा में बेइज्जती ना हो जाए। तभी अनाउंसर बोलता है, अगला मैच ग्योर्ग वर्सेस एरल। ये सुनकर राइनर एरल का हाथ पकड़ लेती है। बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखना। एरल अरीना में उतरता है। सामने से ग्योर्ग आता है, पर भाई ये तो इंसान कम और मॉन्स्टर ज्यादा लग रहा है। रॉड ऊपर से देख के पहचान लेता है, बेटा एरल भाग, वो ग्योर्ग नहीं है, उसके हाथ में डीमन ड्यूरेल्डा की तलवार है। ग्योर्ग, जो अब डीमन बन चुका है, रिवील करता है कि सील टूट गई है और अब वो सबकी बन बजाएगा। वो पूरे एरिया को एक डार्क बैरियर में कैद कर लेता है। लोग भागने लगते हैं, पर भागें कहां? एरल तलवार निकालता है। डीमन हंसता है, मुझे सॉर्ड गॉड ने हराया था, तू क्या चीज है बे? एरल बोलता है, सॉर्ड गॉड तो मर गया, पर मैं जिंदा हूं और तुझे पीटने के लिए सॉर्ड गॉड होना जरूरी नहीं है। फाइट शुरू। एरल इतनी तेजी से मूव करता है कि डीमन की आंखें चौंधिया जाती हैं। डीमन को लगता है एक हिट में काम तमाम, पर एरल को खरोच भी नहीं आती। एरल बताता है, राइनर के साथ ट्रेनिंग करके मेरा डिफेंस नेक्स्ट लेवल है। फिर एरल इन्फिनिट ब्रेक यूज करके डीमन को धूल चटा देता है। डीमन देखता है कि वो फिजिकल फाइट में नहीं जीत सकता, तो वो ढूंढता है नया होस्ट। उसकी नजर पड़ती है रॉड पर। वो रॉड की बॉडी पोजेस कर लेता है और लिलिया की गर्दन पर तलवार रख देता है। हिला तो लड़की गई। एरो चिल्ला मारता है, मार दे भाई, वैसे भी लिलिया मेरे किसी काम की नहीं है। डीमन कंफ्यूज है, लिलिया ने तो कहा था वो तेरी फियांसे है। लिलिया रोने लगती है, वो झूठ था, मैंने बस फैंटेसी बनाई थी। एरोल कहता है, देखा झूठी है, उड़ा दे। ये सुनकर रॉड का असली कॉशियसनेस जागता है। मेरी बेटी को हाथ लगाया तो तोड़ दूंगा। रॉड कंट्रोल वापस लेता है और तलवार फेंक देता है। एरोल हवा में ही तलवार के टुकड़े कर देता है। खेल खत्म, बैरियर गायब। कुछ दिन बाद रॉड वापस अपने फॉर्म में आ जाता है। वो नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग के नाम पर इतना धोता है कि आधे लोग तो भागो भूत आया करके निकल लेते हैं। वो उन्हें लेक्चर देता है कि स्किल्स पर डिपेंड मत रहो, डिफेंस सीखो। अगले रिक्रूट को बुलाता है, पर सब गायब। लिलिया एक कोने में छुपे हुए रिक्रूट को पकड़ती है और कहती है, ओए डरपोक, बाहर निकल, तूने प्रॉमिस किया था इंप्रूव करेगा। रिक्रूट रोता है, बहन मैंने साइन अप किया था एक अपाहिज सोर्समैन से सीखने के लिए, ये तो मॉन्स्टर निकला। लिलिया मनी मन एरोल को थैंक यू बोलती है कि उसने उसके डैड के अंदर का शेर वापस जगा दिया। तभी रिक्रूट पूछता है, वो एरोल भाई कहाँ है, ऑटोग्राफ चाहिए था। लिलिया का मुंह उतर जाता है, वो चला गया। बेचारी का दिल टूट गया क्योंकि अब शादी का प्लान कैंसिल और एरोल ने उसे पीछे छोड़ दिया। राइनर भी गायब है, शायद एरोल के पीछे ही गई होगी। उधर एरोल चुपचाप शहर से निकल रहा है, उसी होली नाइट वाले कोचमैन के साथ। कोचमैन पूछता है, भाई तू तो सेलिब्रिटी बन गया था, स्वॉर्ड कप जीतने के बाद लोग तेरी पूजा करते, तू पैसे और फेम छोड़कर कहाँ भाग रहा है? एरोल कहता है, इस शहर में अब कुछ नहीं बचा मेरे लिए, मैं गांव वापस जा रहा हूँ। कोचमैन, क्यों, खेती बड़ी करनी है? एरोल, नहीं, मम्मी से लड़ना है, मुझे लगता है अब मैं उन्हें हरा सकता हूं। कोचमैन जोर से हंसता है, मम्मी से पंगा? भाई तू चैंपियन है, पर मम्मी तो मम्मी होती हैं, उनसे तो भगवान भी डरते हैं। एरोल अपने गांव पहुंचता है और गार्डन में अपनी मॉम फेरा पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मम्मी तो मम्मी है, बिना मुड़े एक फूल उसकी गर्दन पे पॉइंट कर देती हैं। बेटा, जब तुम डायपर्स में थे तब से मैं स्नीक अटैक्स रोक रही हूं, अगर ये तलवार होती तो तू गया था। एरोल इम्प्रेस होता है, पर मॉम कहती हैं, माँ की ममता और इंस्टिंक्ट को कमजोर मत समझना। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि घर के पास लड़ाई की तो घर का नक्शा बदल जाएगा, इसलिए पहाड़ों में जाते हैं। वहां जो फाइट होती है भाई साहब, मॉम फुल एनिमे मोड में आ जाती हैं। लाइट सोर्ड, शॉक वेव्स, बूम बाम। गांव वाले सोचते हैं पहाड़ पर कोई मॉन्स्टर आ गया और पैनिक करने लगते हैं। एरोल हवा में उड़ के अटैक करता है, मॉम डिवाइन प्रेजेंस यूज करती हैं, पर एरोल काउंटर कर देता है। आखिर में एरोल जीत जाता है, पर वो जानता है कि ये जीत टेक्निकल है क्योंकि मॉम अब थोड़ी आउट ऑफ प्राइम हो गई हैं। घर वापस आते हैं तो देखते हैं राइनर दरवाजे पर खड़ी है और मीरा, जो कि अभी भी एरोल को अपनी जागीर समझती है, उससे लड़ रही है, दरवाजा बंद करने की कोशिश में। ये गाय यहाँ क्या कर रही है? मॉम आती हैं और राइनर को अंदर बुलाती हैं। तभी राइनर के पापा कैप्टन एवंस भागते हुए आते हैं। फरा जी, पहाड़ टूट गया है, जमीन फट गई है, कोई मॉन्स्टर आया है। फरा कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती हैं, हाँ हमने निपटा दिया उससे, चिल करो। एवंस खुश हो जाता है और वापस जाने लगता है। तभी वो राइनर को देखता है, बेटी तू यहाँ? मॉम कहती हैं, ये अच्छी बीवी बनने की ट्रेनिंग लेने आई है। एवंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरी बेटी बड़ी हो गई। राइनर क्लियर करती है कि वो स्वॉर्ड्समैन बनने आई है, पर एवंस मॉम से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज इसे तलवारबाजी के साथ साथ घर का काम भी सिखा दो, मैंने इसे सिर्फ लड़ना सिखाया है। राइनर किचन में घुसती है, पर उसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू भी एक्सकैलिबर लगता है। मीरा वॉर्न करती है, दीदी ये बैटलफील्ड नहीं है, पर राइनर हिया करके सब्जी काटने जाती है और बेचारे टेबल के 2 टुकड़े कर देती है।
मीरा रोने लगती है, मेरा फेवरेट कप तोड़ दिया। मॉम डिसाइड करती हैं कि राइनर को कुकिंग 101 सिखाना पड़ेगा बेसिक से। उधर अरॉल अपने डैड लियोन के पास जाता है जो मैजिक रिसर्च कर रहे हैं। डैड, मैंने मॉम को हरा दिया, अब मुझे मैजिक सीखना है। लियोन कहता है, बेटा मैजिक सीखने के लिए माना चाहिए होता है और तुम क्लासलेस हो तो भूल जाओ। अरॉल कहता है, पर मुझे लगता है मेरे पास है। वो डंजन वाली ड्रिंक का किस्सा बताता है जो उसने पी थी। लियोन टेस्ट करने के लिए कहता है कि माना को हाथ में कॉन्सेंट्रेट करो। अरॉल फोकस करता है और उसके हाथ में एक लाइट बॉल बन जाती है। लियोन खुशी से नाचने लगता है, मेरा बेटा जादूगर बनेगा। पर अगले ही सेकंड अरॉल बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका माना खत्म। लियोन बताता है कि जैसे बॉडी बनाई वैसे माना पूल बढ़ाना पड़ेगा, और क्योंकि अरॉल के पास सिस्टम स्किल्स नहीं है जो ऑटो कास्ट करें, उसे सारे स्पेल्स रटने पड़ेंगे एग्जाम के सिलेबस की तरह। 6 महीने तक अरॉल बस माना पोशंस पीता है जो उसने अपनी प्राइज मनी से खरीदे थे और पढ़ाई करता है। डैड फुल प्राउड फील करते हैं।